को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पुनः आज आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के हम अगली कड़ी पर पुनः एक नए विषय के साथ आज आपसे मैं बात करूंगा। आज हमारा जो विषय पर बात करने का जो विषय हमारा है, वह विषय है राज्य की उत्पत्ति में विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत की हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने राज्य की उत्पत्ति में तमाम सारे सिद्धांतों की मैंने चर्चा की थी, जिसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, रक्त का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, मत शर्तात्मक, पित्त शर्तात्मक, सामाजिक समझौतों का सिद्धांत, हॉब्स लॉ, रूसो, इन सभी पे मैंने चर्चाएं की थी, इन सभी पे मैंने बात कर ली थी। देखिए, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? अब तक हमने जितने भी सिद्धांतों की मैंने अभी तक चर्चा की है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में अगर आप देखेंगे तो किसी भी सिद्धांत को सर्वमान्य मान्यता नहीं दी गई या स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं स्वीकार किया गया? क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो यह जानना, यह तर्क करना आवश्यक हो जाता है कि उसको स्वीकारता मिली क्यों नहीं, ना मिलने का रीजन क्या है। अगर आप बात करेंगे दैवीय सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और सामाजिक समझौते के सिद्धांत की चर्चा करेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि वहां पे जो राज्य की जो उत्पत्ति कराई जा रही थी, राज्य जो उत्पन्न हो रहा था, उस राज्य के उत्पन्न के पीछे सबसे बड़ा जो कारण क्या था, उस समय की विशेष परिस्थितियां। अब गौर करिए, राज्य की उत्पत्ति में अगर दैवीय सिद्धांतों की आप चर्चा करते हैं तो दैवीय सिद्धांत में क्या था? पोप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, राजा के माध्यम से जनता के शोषण करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण कर दिया गया था। उस व्यवस्था के निर्माण से क्या हो रहा था? उस व्यवस्था के निर्माण से जनता का शोषण हो रहा था। उस व्यवस्था के निर्माण से राज्य की क्या हो रही थी? उत्पन्न हुई, जो कि शोषण का रूप ले रहा था। बनाया अच्छे प्रदेश में गया था, बनाया अच्छे परिवेश में गया था, अच्छे परिदृश्य में गया था। क्या उन परिदृश्य को मान्यता मिल पाई? नहीं मिल पाई। अगर मान्यता मिल जाती तो अगले सिद्धांत का जन्म ही नहीं होता। अगर आप सामाजिक समझौतों की बात करते हैं तो सामाजिक समझौते भी जो थे वो क्या थे? विशेष परिस्थितियों पर उत्पन्न हुए थे। क्यों? क्योंकि हॉब्स की कंडीशन खराब थी। हॉब्स ने मानव स्वभाव को देख रखा था, वो अपने हिसाब से चर्चा कर रहे होते हैं। लॉक प्राकृतिक अवस्था को अपने हिसाब से चर्चा कर रहे होते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। कुछ लोग राज्य की उत्पत्ति के बारे में समाज को मान्यता देते हैं, कुछ लोग राज्य और समाज को दोनों अलग अलग करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक और सामाजिक क्या कहते हैं कि समझौतों की बात करते हैं, कुछ लोग केवल राजनीतिक समझौतों की बात करते हैं। बड़ा सब में तालमेल बैठा पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं एक सत्ता का निर्माण कर रहे थे, राज्य का निर्माण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों की वजह से। कहीं पे गौरवपूर्ण क्रांति चल रही थी, रक्तहीन क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था, तो इनके आधार पर राज्य की उत्पत्ति। आप सोचिए, क्या उचित है कहना ये? क्यों? क्योंकि परिस्थितियां वहां पर जिम्मेदार थी, परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो रहा था। अब अगर बात करते हैं पैतृक और मातृत्व समाज की बात करते हैं कि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति की बात की, तो यह भी सर्वमान्य सिद्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्यों? क्योंकि कहता कि जो परिवार होता है, परिवार के जो विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, परिवार और राज्य में क्या होता है? फर्क होता है। परिवार समाज का तो विकास कर सकता है, लेकिन राज्य का विकास नहीं कर सकता। समाज के विकास में 4 एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। जो 4 एलिमेंट्स आपके राज्य में पाए जाते हैं, निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। क्या ये समाज में पाया जाता है? समाज में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि समाज का एक रूप नहीं होता। समाज अच्छा है, बुरा है, इस पे आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी भी पैरामीटर में लेकर सेट कर देना यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, राज्य और समाज दोनों के निर्माण की परंपराएं जो हैं, राज्य और निर्माण दोनों के जो निर्माण होने की जो एक सिचुएशंस है, वो क्या है? अलग अलग। सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, परिस्थितियों के हिसाब से चीजें जन्म लेती हैं। इसी में देखिए क्या होता है कि जब परिवार आपका चारों मान्यताएं जो थी वो क्या हुई? सिद्ध नहीं हो पाई। तो ये हुआ कि भाई कैसे फिर किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे राज्य की उत्पत्ति को सही तरीके से बताया जाए, राज्य की उत्पत्ति को कैसे समझा जाए। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, अब जब कहते हैं कि एक एग्जांपल आपको बताता हूं, आप भोजन कर रहे हैं, आपको चावल मिल जाए, आपको चावल से पेट भर जाएगा, तो आप कहेंगे मेरी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर आप अगर दाल पी के अपना पेट भरना चाहें तो भी आप नहीं कर सकते। आप चटनी खा के पूरा पेट भरना चाहें तो भी आप पेट भर सकते हैं। पेट किन किन परिस्थितियों में भर सकते हैं? आपके पास मजबूरी थी कि आपके पास ऑप्शन नहीं थे। इन परिस्थितियों में आप अपने पेट को भर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए संपूर्ण भोजन अगर आपको दे दिया जाए, संपूर्ण भोजन अगर आपको मिल जाए, उसमें मिठाई भी रहे, चटनी भी रहे, अचार भी रहे, सलाद भी रहे, सारी चीजें रहे, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ रहेगा, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? आप कहेंगे मुझे पूर्ण रूप से मैंने भोजन किया। आपका जो भाव होगा वो भाव बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हर चीजें हर परिस्थिति में क्या अलग अलग तरीके से आ रही। एक घर में हो सकता संभव ना हो,
वह आपने दूसरी जगह से मंगा लिया, उसको दूसरी जगह से मंगा लिया, उसको तीसरी जगह से मंगा लिया, क्या हुआ, एक संपूर्ण चीजें आपके पास आ गई। तो एक घर में सब कुछ बन पाना संभव नहीं था, लेकिन आपने क्या किया कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि चीजें आती गई, धीरे धीरे उसका विकास होता गया। उसका विकास करूँ आपके पास पूरा जो भोजन आया, उसने क्या किया, उसको आपने ग्रहण किया, तो आपकी आत्मा क्या हुई, संतुष्ट हुई। अब आप देखिए, यहाँ हम राज्य का जो विकास होगा, राज्य को विकास को हम सीधे तो नहीं कह सकते राज्य का विकास, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में वो सारे पत्थर जिनको मैं मील का पत्थर बताते आ रहा था, वो मील के पत्थरों की भी भूमिका यहाँ पर आएगी। आप नहीं नकार सकते दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को, आप नहीं नकार सकते सामाजिक समझौतों के सिद्धांत को, आप नहीं नकार सकते माता तो पितृ सत्तात्मक सत्ता को, आप नहीं नकार सकते शक्ति और संबंध और धर्म को। तो कौन सी चीजें थी जिनके आधार पर इसका विकास हुआ? हमारा ये शरीर होता है, जब हम पैदा होते हैं तो ये शरीर इतना बड़ा है, क्या करें, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। डेवलपमेंट का प्रोसेस से आप धीरे धीरे क्या कहते हैं, उस उच्च कोटि के उस शिखर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उस शिखर तक जाने के लिए एक पूरा स्टेज बना हुआ है, उस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आप आगे जाते हैं। गार्नर महोदय कहते हैं, गार्नर कहते हैं राज्य जो है न तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही किसी उच्च कोटि के शक्तिशाली बल का परिणाम है। अर्थात न तो ईश्वर का मतलब दैवी जो राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था मैंने, और अगर वो कह रहा है शक्तिशाली बल का परिणाम है, इसका मतलब क्या, शक्ति का सिद्धांत, और ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है। प्रस्ताव समझौते की कृति का मतलब क्या, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हॉब्स रूसो की बात कर रहा था, और ना ही ये परिवारवाद का विस्तार है। परिवारवाद का विस्तार का मतलब है मात्रात्मक और पित्रात्मक सत्ता को भी क्या किया इसने, यहाँ पे कहा कि ये नहीं है। तो फिर राज्य क्या है, प्रश्नोत्तर, फिर राज्य क्या है? तो राज्य क्या है, राज्य क्या कहते हैं, ये क्या नाम है, एक ऐसी संस्था बनी हुई है जो विकास के परिणाम स्वरूप आई है, एकाएक इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ये डेवलपमेंट प्रोसेस के तहत आई है। इसलिए वर्गीस महोदय कह देते हैं कि राज्य जो है मानव समाज का निरंतर विकास है। स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछे जाते हैं कि गार्नर कैसा कहता है, वर्गीस कहता है। मैं उसे लास्ट में मैं दूंगा, वीडियो के लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैं चीज़ों को शेयर करूंगा, तो वहां से आप देखिएगा। वर्गीस महोदय कहते हैं कि राज्य का जो है ना, मानव का निरंतर क्या है, विकास है। ठीक उसी प्रकार जैसे भाषा है, भाषा एकाएक नहीं आती है। भाषा कैसे आती है, भाषा तब आती है जब पहले आप बड़बड़ाते हैं, अब अपने बारे में बोल तो रहे होते हैं, आप बता तो रहे होते हैं, चीज़ों को मांग तो रहे होते हैं। छोटा बच्चा जब बात करता है तो मम बोलता है, मम पानी, एक दिमाग में बैठा हुआ कि पानी क्यों ये कह रहा है, लेकिन क्या था, वो उसकी भाषा थी, उस समय बड़बड़ाहट में आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 डेवलपमेंट करते करते वो क्या होता है, वो वहां तक पहुंच जाता है, वो शुद्ध भाषा को प्राप्त कर लेता है। जो भाषा उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके राज्य में बोली जाती है, उस भाषा को क्या करता है, वो अडॉप्ट कर लेता है। तो यही बताना चाह रहा है, यह जो राज्य है ये क्या है, ये डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ बना है, एक राज्य का निर्माण नहीं हुआ। वो कहते हैं जिस तरह भाषा क्या कहते हैं वो डेवलपमेंट के साथ आया है, इस तरह राज्य भी जो है वो इतिहास के परिणाम स्वरूप आया है। ये इतिहास के परिणाम स्वरूप आया है। ये जो समाज बना, समाज के बाद प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ, उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ, तो क्या ये पूरा डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। देखिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है, तो फिर राज्य, तो जो प्रश्न उठता है कि तो फिर राज्य कब और कैसे बना। भाई एकाएक तो कहीं से आ नहीं गया होगा। जब प्रोसेस की बात आप कर रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, कौन सी ऐसी बातें थी जिनके आधार पर राज्य का निर्माण हो रहा है, तो बताता है कि वो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं एवं जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रयास के कारण क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई। समाज की जो परिस्थितियां, जो सामाजिक जो सामाजिक उसमें परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों और मनुष्य की आवश्यकता, जब परिस्थितियों और आवश्यकताओं में जब आप तालमेल कराने वाली कोई संस्था जो बनेगी वो क्या होगी, वही आपकी राज्य होगी। वही क्या होगा, वही विकास के परिणाम स्वरूप आएगा। विकास कैसे होगा, वो कहेगा कि क्योंकि हर एक देखिए कि विविधता होती है, सब में व्यक्तियों में अंतर पाई जाती है। विविधता किस प्रकार की, प्रकृति की, परिस्थिति की, स्वभाव की, इन तीनों चीजों में जो आपकी विविधता होती है, प्रकृति की, परिस्थिति की, स्वभाव की, इन तीनों चीजों में समरूपता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, अब क्या होगा कि जब ये हम स्टार्ट करेंगे, एक रूपता लाने का जब प्रयास करेंगे, तो क्या करेंगे, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। एकाएक आप नहीं ला पाएंगे, किसी की प्रकृति के, किसी के स्वभाव में, किसी की परिस्थिति में तालमेल बैठाना क्या एक लंबे समय का प्रोसेस है। और जब ये लंबे समय के प्रोसेस को सारे लोग एक साथ जब कर रहे होंगे, तब क्या होगा, इस प्रोसेस में राज्य का निर्माण अपने आप हो जाएगा। किस दिन, जिस दिन क्या कहते हैं, प्रकृति, परिस्थिति और क्या कहते हैं, स्वभाव में आपके तालमेल बैठ जाएगा।
अर्थात आपकी जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उस सामाजिक परिस्थितियों में और आवश्यकताओं में, दोनों में जब सामंजस्य की स्थापना हो जाती है, और वो सामंजस्य की स्थापना किससे होगी? प्रकृति से होगी, परिस्थिति से होगी और स्वभाव से होगी। जैसे होती है तो वो क्या होता है? वो राज्य का निर्माण होता है। अब वो बताएगा कि कैसे, क्या नाम है, परिस्थितियों का निर्माण कैसे हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है, क्या सिचुएशंस बनेंगी, किन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बताता है कि इसमें हम रक्त के संबंध को देखेंगे। आप रक्त के संबंध को नकार नहीं सकते। आप क्या नाम है, मनुष्य के जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती उनको नहीं नकार सकते। आप नकार नहीं सकते धर्म को, आप नकार नहीं सकते शक्ति को, आप नकार नहीं सकते उसकी जो गतिविधियां होती हैं, और सबसे अंत में हम नहीं नकार सकते मानव की चेतना, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और मनुष्य अगर विवेकशील प्राणी है तो उसकी विवेकशीलता ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन विवेकशीलता तब आएगी जब ऊपर के क्रमों को हम, उसकी बल को, शक्ति को, परिस्थितियों को, सबका जब हम एनालिसिस कर लेंगे, तब उसकी चेतना जब उसमें इंक्लूड होगी, तो हमारा राज्य का सही स्वरूप तैयार होगा। ये राज्य का हमारा पर्याय हो। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रक्त के संबंधों की क्या भूमिका है। रक्त के संबंध भी उसमें अपने एक मील के पत्थर के रूप में आते हैं। हम चर्चा करेंगे मनुष्य की कुछ परिस्थितियां भी उसमें मील के पत्थर के रूप में आती है। हम चर्चा करेंगे धर्म कितना इंपॉर्टेंट था, धर्म कैसे लोगों के साथ जुड़ रहा था। हम चर्चा करेंगे पावर के भी वहां पे क्या महत्वपूर्ण स्थान था। तब हम अन्य गतिविधियों, और तब हम लास्ट में मानव चेतना की बात करेंगे। उस मानव चेतना की वजह से इस राज्य का निर्माण हो पा रहा है। तो आइए, हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर बात कर चुके हैं, और हम लोग सीधे ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, उन पॉइंट्स को समझते हैं, कुछ फैक्ट्स को समझते हैं, जहाँ से सवाल उठाए जाते हैं उन सवालों को समझते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स की चर्चा मैं लास्ट में आपको स्लाइड्स में दूंगा, तो उनके माध्यम से हम अपने इस विषय को पूरा करेंगे। आज इस अंतिम सत्र के साथ आइए हम लोग क्या नाम सीधे ब्लैक बोर्ड पे आते हैं। आज हमारे पास, आज मैं डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल आज नहीं, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। आज हम सीधे डिजिटल बोर्ड पे आपसे हम बात करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वह है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी। देखिए, पहली बात तो नाम से आप स्पष्ट कर लीजिए, इसके कई नाम आए जाते हैं। अगर ऐतिहासिक सिद्धांत की चर्चा करता है, या विकासवादी सिद्धांत की बात करता है, या वैज्ञानिकता की बात करता है, या क्रमिक सिद्धांत की बात करता है, या एक नाम और भी है इसमें, वह नाम जो आपका है उसको बोलते हैं सर्वमान्य का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत की भी अगर बात कहता है, तो ये जो 5 नाम आपको बता रहा हूँ, पांचों नाम क्या हैं? एक ही हैं। इसलिए नाम को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सवाल कई बार पूछा गया है इसके नामों को लेकर। नाम कोई बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, दिक्कतें आती हैं। देखिए, इसमें पहली बात तो हम समर्थक देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे समर्थक हैं। तो समर्थकों की सूची आपके समक्ष मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बर्क महोदय, बर्गेस महोदय, गार्नर, मैकाइवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके और बारी में चर्चा मैं इस पर करूँगा। ब्लंटसली, गिलक्राइस्ट, हेनरी मैन, कैरल, लीकॉक, मॉन्टेस्क्यू और आदि, और भी अन्य विचारक इसमें हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा बेसिकली ये था कि आपको ये मालूम क्लियर हो जाए। 2 सवाल आपके यहाँ पे बनते हैं। पहला सवाल आपका उठेगा यहाँ से, नाम से लेके उठता है। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, समर्थकों से उठ जाता है कि कौन कौन से समर्थक हैं। तीसरा सवाल देखिए कहाँ से उठता है। तीसरा सवाल अगर आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये जो राज्य के विकास में, जो स्टेट के डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। जिन तत्वों की, वही मैं नाम की चर्चा मैंने की थी, वो प्रमुख तत्व कौन कौन से, उनको भी यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला, जिससे प्रमुख तत्व में आपकी श्रेणी में जो आएगा, जो जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, वह चर्चा क्या कहते हैं, आपका पहला जो है वो है रक्त संबंध का। रक्त संबंधों की हम चर्चा करेंगे। हम दूसरी चर्चा करेंगे, क्या नाम है, मनुष्य की स्वाभाविक और सामाजिक प्रवृत्तियों की बात करेंगे, प्रवृत्तियां। हम तीसरी चर्चा इसी में करेंगे, धर्म का क्या महत्वपूर्ण स्थान है इस राज्य की उत्पत्ति में। चौथा, हम इस पर चर्चा करेंगे, शक्ति कितनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पांचवा चर्चा करेंगे, आर्थिक गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भाई सारी अर्थव्यवस्था पे सब कुछ मामला टिकता है, तो आर्थिक गतिविधियों पे हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो आपसे चर्चा हम करेंगे, जो 6वें पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, वो राजनीतिक चेतना पे चर्चा करेंगे। राजनीतिक चेतना क्या कहते हैं,
कितना महत्वपूर्ण थी इस राज्य के डेवलपमेंट को, राज्य के विकास करने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इन सारी बातों पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो आइए बहुत ज़्यादा समय लेते हो, सीधे हम क्या कहते हैं, रक्त संबंध पे हम आते हैं। रक्त संबंध पे हम चर्चा करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, किंगशिप भी कहा जाता है, KINSHIP, किंगशिप, ठीक है ना। इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, गौर करिएगा। देखिए मित्रों, हम लोग पहला जो चर्चा कर रहे हैं वो रक्त संबंध की चर्चा कर रहे हैं। रक्त संबंध को ही स्वजन समूह का भी सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर कभी ये पूछा जाता है कि स्वजन समूह क्या है, तो वो रक्त संबंध का ही पार्ट है, और उसी के माध्यम से क्या है, परिवार का भी कॉन्सेप्ट यहीं से जन्म होता है। देखिए सुनिए, रक्त संबंध है क्या चीज़, रक्त संबंध आया क्या, रक्त संबंध का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि रक्त का संबंध का मतलब कि ब्लड रिलेशंस आपके जो हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। दो तरह के परिवार में संबंध होते हैं, एक आपने देखा होगा, एक आपका होता है यौन संबंध की चर्चा करते हैं, और एक आप चर्चा करते हैं रक्त संबंध की। देखिए, ये जो यौन संबंध का संदर्भ का है, तात्पर्य यहाँ पे पुरुष और स्त्री, ये दो लोग हैं, दोनों के माध्यम से जो जनरेशन डेवलप होगी, यह जो दो लोग हैं, ये जो माता और पिता का जो जनरेशन जो डेवलप होगी, इनके माध्यम से जो भी लोग अब पैदा होंगे, क्या होगा, इन सभी का जो रिलेशंस होगा, यही आपका रक्त संबंध है। यहाँ पे क्या था, ये यौन संबंध था। हम कह सकते हैं कि यौन संबंध के माध्यम से रक्त संबंधों का जन्म होता है, तो ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे कि एक बात और भी कही जाती है कि यह जो सामाजिक संगठन है, ये क्या है, सबसे प्राचीन है। क्यों? क्योंकि यह परंपरा तो लगातार चली आ रही है। इसी के परिणाम का स्वरूप, इसी का परिणाम का फल क्या है, हम लोग भी हैं। अंग्रेजी में कहावत कही जाती है, इंग्लिश में कहावत कही जाती है कि खून पानी से गाढ़ा होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो खून है वो क्या है, पानी से गाढ़ा है। वो इसी आधार पे क्या कहते हैं, ये सिद्धांत को वो क्या करते हैं, इसी आधार पे सिद्धांत को जोड़ते हैं वो। देखिए, प्राचीन काल में क्या था, यह जो दल है, यह जो समूह है, ये समूह क्या है, आपस में देखिए जुड़ाव कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, जुड़ाव जोड़ रहा है। इसी से तो समाज का निर्माण होगा, यही तो समाज के राज्य को निर्माण करने की पहली प्रक्रिया होगी। इसी आधार पर वो कहता है कि इस जो खून होता है, खून पानी से गाढ़ा होता है। रीजन क्या था, खून की गाढ़ता का मतलब क्या था, इसमें लगाव ज़्यादा था। पानी में क्या था, लगाव इतना पानी में नहीं था, यहाँ लगाव होने के कारण इस तरह की बातें वो कर रहा है। इसीलिए विचारा क्या कहते हैं, परिवार को क्या कहते हैं, उत्पन्न का जो साधन मानते थे, वो दलों की एकरूपता को मानते थे, कि दलों में जो आपसी सामंजस्य है, आपसी सहयोग है, इस सहयोग के माध्यम से कैसा है, समाज का निर्माण हो रहा है, और समाज से ही राज्य का निर्माण हो रहा है। जैसा कि आप अगर देखेंगे, एक प्रश्न और भी उठता है कि पहले कौन आया, फिर पहले क्या कहते हैं, प्रश्न उठता है, कबीला आया, पहले कबीला आया, कुल आया, या परिवार आया, ये कौन आया सबसे पहले। लेकिन ये तो निश्चित था कि आया तो सबसे पहले है ही है ना, लेकिन आने के साथ साथ क्या था, इनमें भी रक्त संबंध दिखाई पड़ता है, इनमें भी कहीं ना कहीं रक्त संबंध दिखाई पड़ता है, इनमें भी रक्त संबंध दिखाई पड़ता है। तो ब्लड का जो रिलेशनशिप था वो क्या था, सभी के साथ एक साथ चल रहा था। इसलिए इसको आप क्या करते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इनको कोई ना कोई संचालित करने वाला, कोई ना कोई तो एक व्यक्ति रहा होगा। जब कबीलों को संचालित कर रहा था, कोई एक व्यक्ति रहा होगा। जब कुल को कर रहा था, कुछ एक दो व्यक्ति रहे होंगे। जब और बढ़ा, परिवार बढ़ा, तो उसमें और भी कुछ लोग कर रहे होंगे। फिर कुछ समाज बनेगा तो उनको संचालित करने कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था होगी जो क्या होगी, सबके पर नियंत्रण करके रख रही होगी। उसी नियंत्रण की बात करते हैं कि वह जो नियंत्रण करने का जो कार्य है वो क्या है, राज्य की तरफ ले जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, सन हेनरी मैन, नाम नोट कर लीजिएगा, हेनरी मैन महोदय ने क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि समाज में प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गणवेश, इस गणवेशणाएं जो हैं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन क्या था, रक्त संबंध था। वो कहता है कि जो आधुनिक समय में जो आप ये नात रिश्तेदारियाँ, जो भी आधुनिक समय में जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं समाज का, इस स्ट्रक्चर को समाज में जो भी आप देख रहे हैं, इन सभी का अगर देखा जाए तो सभी की जो जिम्मेदारियाँ थी, इन सभी को जो जोड़ने का कार्य था वो क्या था, वो केवल रक्त संबंध था। इसने अपनी किताब में लिखा, इसने अपनी एक किताब इसकी है, हेनरी मैन की बड़ी फेमस किताब है, द एंशिएंट लॉ, याद कर लीजिएगा, एंशिएंट लॉ। इस किताब में इसने पूरा विस्तृत तरीके से बताया कि एक प्राचीन जो कानूनों के माध्यम से क्या था, प्राचीन जो कानूनों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के माध्यम से रक्त संबंध के आधार पे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या था, जुड़ा हुआ था।
इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब आगे चल के आप देखेंगे, जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, मैंने बताया जनसंख्या में वृद्धि, विवेकशीलता का जन्म, जब ये सारी चीज़ें बढ़ती है तो क्या होता है, आपके कुटुंब का, आपके परिवार के, आपके कुल का क्या होता है, ये क्या नाम बढ़ने लगता है। इसकी क्षमता क्या है, वो बढ़ने लगती है। आपकी जातियों की संख्या भी यहाँ पर निर्माण होगा, जातियों की संख्या क्या होगा, बढ़ना शुरू होगी। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो क्या होता है, एक समाज का विस्तृत रूप लेके क्या होता है, जन्म लेता है। और ये जो जन्म होता है, यही समाज में, जो समाज का जो संचालित करने, समाज की सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, वो व्यवस्था क्या होती, राज्य के रूप में जन्म लेती है। इसीलिए मैकाइवर कह देता है, मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर की किताब का नाम है द मॉडर्न स्टेट, अपनी किताब में कह देता है ये। और कहता क्या है कि जो रक्त संबंध को, देखिएगा, रक्त संबंध समाज को जन्म देता, ध्यान दीजिएगा, समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, देखिए राज्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ये कहता है कि जो रक्त संबंध है वो क्या है, समाजों को जन्म देता है। और कालांतर में कुछ समयों के बाद जब उसमें बुद्धि की चेतना का जब विकास हुआ, जनसंख्या का विकास हुआ, तो वो समाज ने किसको जन्म दिया, राज्य को जन्म दिया। राज्य की देखिए यहाँ पे कितनी महकी भूमिका को यहाँ पे बताया गया है, राज्य कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गया है। मैकाइवर का स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया, इसकी किताब के बारे में मैंने आपको बताया, ऊपर हेनरी मैन की मैंने चर्चा की, हेनरी मैन को भी आप ध्यान में रखिएगा। हेनरी मैन की जो किताब है उसको जरूर आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट्स में अगर हम बात करेंगे कि मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, अर्थात नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट्स ऑफ मैन। देखिए, अगर अरस्तु के आप विचारों पर चर्चा करेंगे, अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात मनुष्य क्या कहते हैं, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जो जीवन है वो कहाँ पे है, मनुष्य का जीवन कहाँ पर है, समाज में है। और वो यहाँ तक ये भी कहता है कि अगर वो समाज में नहीं रह रहा है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो पशु है या तो वो ईश्वर है। अर्थात मनुष्य की सामाजिकता को उसने क्या किया, स्पष्ट कर दिया। और समाज कैसे होगा, समाज लोगों के जोड़ से होगा, समाज मनुष्यों के लगाव से होगा, समाज मनुष्यों के जुड़ाव से होगा। अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे से, अगर एक व्यक्ति है, सपोज दैट एक व्यक्ति है, या आपको ही अगर हम रख दें, एक व्यक्ति को अगर आप एक बंद कमरे के अंदर आप रख दीजिए, बंद कमरे के अंदर आप रख दीजिए, और बंद कमरे में उसको आप सारी चीज़ें, अपने ऐशो आराम सब कुछ दे दिया, IPL मैच भी देख रहा है वो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब IPL मैच खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें खा के ऊब चुका होगा, तो उसका क्या होगा, यह उसको जेल की तरह लगेगा, जबकि सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन ये जेल की तरह लगेगा। और ये कहाँ, वो समाज में आना चाहेगा, समाज में आना चाहेगा। वो कहेगा मुझसे सब कुछ आप ले लीजिए, जो भी आपने मुझे दिया था यह सब कुछ आप ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या कहते हैं, अब आप बाहर निकाल दीजिए। तो यह जो स्थिति बाहर निकालने की है, तो वो कहता है ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार एक पिंजड़े में एक चिड़िया को आप बंद कर दीजिए, जब यह चिड़िया बाहर निकलती है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो बाहरी चिड़िया होती हैं क्या करते हैं, इसको मार देती हैं, इसको उड़ना नहीं देती, उड़ा के तो ले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, उसका विनाश कर दें। क्यों, क्योंकि समाज के साथ उसका तालमेल नहीं बन पाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर मैकाइवर महोदय कहते हैं कि मनुष्य अपनी सामाजिक पद्धति को, एक मिनट, मनुष्य अपनी सामाजिक प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए अनेक सहचर, ध्यान रखिएगा, अनेक सहचर बनाता है। राज्य उन्हीं में से एक है। ध्यान रखिए, देखिए वो कहता है कि राज्य अपनी जो क्या कहते हैं कि सामाजिक प्रवृत्ति है, राज्य की जो मनुष्य की अपनी क्या है, एक व्यवहारिक प्रवृत्ति है, सामाजिकता। और सामाजिकता के माध्यम से क्या है कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि वह सहचर बनाता है, अपने दोस्तों को बनाता है, बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण करता है। उन्हीं संस्थाओं में क्या है कि राज्य की अपनी एक महती भूमिका है।
राज्य उन्हीं सहचरों की भांति कार्य करता है जिसमें मनुष्य क्या करती है, अपनी सामाजिकता के साथ जीवन यापन करता है। मनुष्य अपनी सामाजिकता के साथ जुड़ाव और लगाव के साथ रह पाता है। यहाँ पर देखिए, जब ऐसी व्यवस्था थी उसने सामाजिक जो आपका जो व्यवस्था थी, सामाजिक संस्थाएं थी, उसकी उसने उत्पत्ति कर दी। लेकिन यह सामाजिक संस्थाओं में दिक्कत क्या हो रही थी, देखिए इसमें विवाद भी उत्पन्न हुआ। विवाद क्या हुआ, इसमें स्वार्थ लोगों का आ गया, स्वार्थगत भाव लोगों में उत्पन्न होने लगा। जनसंख्या आपकी बढ़ी रही थी। इसके कारण क्या हुआ कि एक विभेद पैदा होने लगा कि अब तो यह व्यवस्था जब चलवाने लगी तो एक ऐसी संप्रभुता संपन्न, ऐसी क्या कहते हैं, संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संस्था की मांग हुई कि एक ऐसी संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संस्था की उत्पत्ति हो कि जो क्या कहते हैं, इनमें क्या है, इनमें शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। और जैसे ये शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उस व्यवस्था की मांग करते हैं, क्या होता है, राज्य का उदय हो जाता है। और जो राज्य का उदय होता है किस प्रकार का होता है, इस प्रकार के राज्य को बहुत अधिक सीमा तक मनुष्य की स्वाभाविक, ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम कहा जा सकता है। स्वाभाविक भी है, सामाजिक भी है, दोनों की प्रवृत्तियों क्या कहा जाता है, परिणाम कहा जाता है। इनके आधार पे है, ये इन कारणों से क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई है, यह क्या कहते हैं, जो व्यवस्था चलवाने लगी थी, मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो सामाजिक प्रवृत्तियां जो थी, उन प्रवृत्तियों में, सामाजिक प्रवृत्तियों में जब तालमेल बैठना बंद हुआ, स्वार्थ की भावना का उदय हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई, इन सभी को एक साथ बनाए रखने के लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। और व्यवस्था कैसी है, वो व्यवस्था राज्य का स्वरूप या राज्य का रूप लेके क्या हो रही, उत्पन्न हो रही है। देखिए, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला जिस पे हम बात करेंगे, धर्म पे चर्चा करेंगे, रिलीजियस की बात करेंगे, रिलीजन्स की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गौर से आप देखिएगा, जब हमने पहले चर्चा की थी, रक्त संबंधों की चर्चा की थी, रक्त संबंध भी क्या कर रहे थे, एक साथ जोड़ रहा था, एक साथ जोड़ने की बात कर रहा था। एक साथ यहाँ पे जोड़ने की बात ये कर रहा था, रक्त संबंध। अब देखा जाएगा दोनों एक साथ देखिए काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। रक्त भी संबंध के माध्यम से आप जुड़ाव था। भाई है, एक भाई है, दूसरे भाई को कोई अगर मार देता है तो आप क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। एक देश है, दूसरे पड़ोसी देश के ऊपर साथ के, तो भाई भाई का कहते हैं, हम दूसरे क्या है, भाई भाई हैं। तो क्या है कि हमारे साथ क्या रक्त के संबंध होने के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक भाई है, किसी दूसरे के भाई को कोई व्यक्ति अगर मार रहा होता है तो आप बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, क्यों, क्योंकि आपके साथ रक्त संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन धर्म की अगर यहाँ पे भूमिका अगर आप देखेंगे, धर्म की भूमिका, अगर एक हिंदू है किसी दूसरे हिंदू, कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति अगर मार रहा होगा तो आप क्या करते हैं, धर्म के नाम पे आप एकत्रित हो जाते हैं। रक्त संबंध जो थे, क्या रक्त संबंध में भी कहीं ना कहीं धर्मों की एक मान्यता थी। लोग एक ही धर्म को लोग मानते थे। जिस धर्म को लोग मानते थे उस धर्म के आधार पे क्या था, लोग मानने लगे। यहाँ पे हिंदू थे, यहाँ पे मुस्लिम थे, तो इनका एक अलग ग्रुप बना हुआ था और इनका क्या हुआ था, अलग ग्रुप बना हुआ था। तो धर्म के माध्यम से भी तो जोड़ने की बात चल रही है, धर्म के माध्यम से भी लोगों को एक पास लाने की बात कर रही है। तभी गैटल महोदय क्या कहते हैं, गैटल महोदय कह देते हैं कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के क्या है, दो रूप हैं, और समूह की एकता व कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्रदान करती है। ये क्या कहते हैं, गैटल महोदय इस तरह की बात कर देते हैं कि जो रक्त संबंध है और धर्म संबंध जो है क्या है, एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। वो कहता है एक समूह की एकता है। जो रक्त संबंध क्या है, समूह की एकता है, और कर्तव्यों को कौन है, कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता कौन दिलाता है, कर्तव्यों के माध्यम से धार्मिक मान्यता की बात कर देता है। देखिए, लोग अब देखिए धर्म के नाम पे और कैसे लोग, रिलीजियस के नाम पे और कैसे लोग जुड़ रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि बिजली कड़की, पानी बरसा, तमाम सारी जब ये घटनाएं घटती थी, इन घटनाओं के आधार पे क्या होता था, जब ये घटनाएं घटती थी लोग ईश्वर को याद करते थे, कुछ लोग अल्लाह को याद करते थे, कुछ लोग पैगंबर को याद करते थे। सभी लोग कहीं ना कहीं ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हुए क्या करते थे, इन लोगों को याद करते थे। इन लोग याद करने का मतलब क्या है कि लोग आपस में क्या थी, आपस में एकजुटता थी, आपस में एकजुटता दिखाई पड़ती कि नहीं धर्म के नाम पे। आप धर्म के नाम पे देखते हैं, अगर आप मानने वाले आप में से कोई ईसा मसीह को हैं तो ईसा मसीह वालों का एक अलग अपना ग्रुप बना हुआ है। अगर आप साईं को मानते हैं, साईं महाराज को मानते हैं, तो आप साईं के साथ एक अलग ग्रुप बना हुआ है। अगर आप कृष्ण के पुजारी हैं तो वृंदावन में अपना एक अलग ग्रुप आपका बना हुआ है। अगर आप शंकर के पुजारी हैं तो अपना आपने एक अलग ग्रुप बना रखा। तो आप क्या करते हैं, आप शैव धर्म में,
आप शैव धर्म की बात सुनते हैं, वैष्णव धर्म की बात सुनते हैं, ये कैसे धर्म हैं, ये आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो क्या होता है, आप कहते हैं शैव प्रथम संप्रदाय के लोग हैं, कुछ वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग उसको क्या है मनाने की डेट को आप लोग तय करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मुस्लिम की बात करते हैं, सिया की भी बात आती है, सुन्नी की भी बात आती है, ईसाई में जाते हैं तो कैथोलिक को मानने वाले, प्रोटेस्टेंट। आप देखेंगे हर धर्म में एक रूपता करने में कुछ ना कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के आधार पे भी क्या है, पहला ये कि ये मानिए सपोज दैट मान लिया यहाँ पे वैष्णव वाले हैं, फिर कहते हैं ये हैं, लेकिन लास्ट में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हिंदू हैं। आप कहते हैं कि फला ये है, सिया है, ये सुन्नी, लास्ट में क्या कहते हैं कि हमें ये फला उसके हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, सब क्या है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, धर्म के नाम पे क्या होते हैं, आप एकजुट होते हैं, और एकजुटता जहाँ पे होगी तो वहाँ समाज का निर्माण होगा, और समाज के निर्माण से क्या होगा, राज्य के निर्माण की श्रृंखला क्या होगी, आगे बढ़ेगी, परंपरा आगे बढ़ेगी, राज्य के निर्माण में क्या होंगे, एक साधक तत्व के रूप में ये सारी प्रवृत्तियाँ काम कर रही थी। एक चीज़ और देखिए, धर्म के नाम पे जुड़ता, जब धर्म के नाम पे आपको डर लगता है तो डर के माध्यम से भी क्या करते हैं, आप जुड़ते हैं। कैसे जुड़ रहे थे, देखिए उस समय जो प्राकृतिक शक्तियाँ थीं उसमें या तो देवता लोग माने जाते थे या तो भूत और प्रेत की बात होती थी, भूत और प्रेत की बात होती। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये स्पार्टा की चर्चा कर रहा हूँ, स्पार्टा की चर्चा कर रहा हूँ। जब ये भूत और प्रेत की इस तरह की जब बातें होती थी, इन बातों से जो व्यक्ति इन बातों को क्या करता, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर देता था, वही क्या होता था, वैज्ञानिक तरीके जो व्यक्ति सिद्ध करता था उसे लोग अपना क्या है सर्वोच्च मानने लगते थे, कहते थे कि यही व्यक्ति है जो हमें क्या कहते हैं, इन शक्तियों से हमें मुक्त करा सकता है। और जो व्यक्ति बनेगा यही व्यक्ति क्या है, राजा का स्वरूप बन के तैयार हो जाता था। यही राजा का स्वरूप अर्थात राज्य के रूप में क्या होता था, उत्पन्न हो जाता था। तो क्या था, धर्म क्या था, धर्म के नाम पे आप एकजुट हो रहे थे और राज्य की परंपरा को, राज्य की श्रृंखला को, राज्य की उत्पत्ति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में क्या था, अपनी एक आप महती भूमिका दे रहे थे, एक महता योगदान आप दे रहे थे। इसीलिए क्या कहते हैं, आप देखेंगे व्यक्ति पृथ्वी की पूजा करता है, सूर्य की पूजा करता है, अग्नि की पूजा करता है, इंद्र वरुण की पूजा करता है, तमाम सारे लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। देखा होगा आपने, धर्म एकजुट कैसे होता है, जब कहीं मंदिर की बात आएगी, जब कहीं मस्जिद की बात आएगी, जब कहीं गुरुद्वारे की बात आएगी, तब क्या होता, तब हम सारे लोग एक हो जाते हैं। किसके नाम पे, केवल धर्म के नाम पे। धर्म क्या करता है, धर्म हमें लोगों से अलग जरूर करता है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट रहा है, लेकिन आपस में क्या है, आपस में जो उनकी अपनी स्वयं की जो संस्था है उसमें क्या होता है, आप मजबूत होते हैं। और ये जो मजबूती क्या है, यही मजबूती जब इनमें टकराहट पैदा होगी आपस में, जब ये आपस में ए बी सी, जब ए और बी में टकराहट, बी और सी में टकराहट होगी, तब क्या होगा, इस टकराहट को शांत करने के लिए किसकी हम कल्पना करते हैं, राज्य की कल्पना करते हैं, और यहीं से क्या होता है, आपके राज्य की उत्पत्ति होती है। देखिए अगला सिद्धांत हमारा जो है वो शक्ति का सिद्धांत है। शक्ति के माध्यम से कैसे क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सहायक हुआ है। देखिए एक चीज़ तो ध्यान लीजिए कि इस सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का अगर श्रेय देखा जाए तो किसको जाएगा, शक्ति को जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए रोटी है, रोटी आपके पास 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग अपने तरीके से अलग अलग अपना रोटी आप खा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप तब होगा जब इसमें जनसंख्या बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, और आपके पास प्रोडक्शन केवल इतना ही था। तो क्या हुआ, इसमें जिसके पास पावर थी, जिसके पास सत्ता थी, उसने क्या किया, उसने सभी रोटियों पर क्या किया, कब्जा किया होगा। तो सामाजिक स्थिति से राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाने का श्रेय किसको जाता है, शक्ति को जाता है। इसीलिए जैक्सन महोदय कहते हैं, नोट करिएगा स्टेटमेंट, जैक्सन ने कहा है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ। यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। यही चीज़ देखिए, अभी मैं जो आपको बता रहा था, मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो परिवर्तन होने का जो श्रेय, ये कहता है जन समाज का मतलब है सामाजिकता। यह सामाजिकता की जो बात कर रहा है, यह सामाजिकता क्या कहते हैं, यह जो राजनीति में जो कन्वर्ट हुआ है, यह शांतिपूर्ण तरीके से नहीं है। यह इसका माध्यम जो वो कैसे, वो केवल युद्ध के माध्यम से हुआ है। युद्ध के अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। युद्ध के कारण ही क्या कहते हैं, ये व्यवस्था बनकर तैयार हुई है।
मनुष्य को देखिए, मनुष्य की एक इच्छा होती है कि हम अपने साम्राज्य का विकास करें, साम्राज्य का विकास, आधिपत्य, यही मनुष्य की इच्छा है, ये लालसा है। क्यों? क्योंकि समाज में रह रहा था, अब धीरे धीरे उसके पास चेतना आ गई, जनसंख्या बढ़ रही, तो हर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे इसमें और इसमें क्या हो, वृद्धि हो। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वो आक्रामक प्रवृत्ति अपनाएगा, आक्रामक प्रवृत्ति अपनाएगा। इन्हीं आक्रामक प्रवृत्तियों के माध्यम से क्या करेगा? वह अपनी मूल प्रवृत्ति को छोड़ के, आक्रामक प्रवृत्ति देखिए, आक्रामक प्रवृत्ति उसका मूल प्रवृत्ति भी है। कैसे है देखिए, क्यों? क्योंकि जब वो क्या चाहता है, हर व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, सम्मान चाहता है। पद हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, सम्मान हुआ, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। इस व्यक्ति को पाने के लिए, इन चीज़ों को पाने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, चाहे उसे आक्रमण ही क्यों न करना पड़े। देखिए, एक कॉन्सेप्ट से आप और भी समझ सकते हैं। देखिए, जब छोटे छोटे परिवार थे, पहले मैंने बताया, जैसे रूसो चर्चा करा, छोटे छोटे परिवार थे यहाँ पे, लेकिन एक समय क्या हुआ कि परिवारों की संख्या बढ़ती गई, लोग स्थायी जीवन, पहले खाना बदोश जीवन यापन करते थे, अब क्या किया उन्होंने? स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। स्थायी जीवन, जब स्थायी जीवन आप जीते हैं और अपने श्रम का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, श्रम को सिद्धांत में जैसे ही अपना श्रम का सिद्धांत, श्रम इसमें लगाते हैं, वह क्या होता है? वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। जैसे निजी संपत्ति का उत्पन्न होता है, वैसे क्या होता है? विरोधाभास शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी निजी संपत्ति को बना रहा है, श्रम को बढ़ा रहा है, और जनसंख्या बढ़ रही है, तो बनी सी बात है दूसरे की संपत्ति पे भी क्या होगा? नज़र होगा। और जब दूसरे की संपत्ति पर नज़र होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो बलशाली होगा, जो क्या नाम है, शक्ति प्रधान होगा, जो युद्ध करना जानता होगा, जो आक्रमण की नीतियों को जानता होगा, वही व्यक्ति क्या होगा? वही व्यक्ति सही रूप से क्या होगा? शासन कर पाएगा। इसीलिए आप देखते हैं प्राचीन काल में क्या होता है, प्राचीन काल में जो कबीले थे प्राचीन काल में, इसी कबीले पर ही क्या हुआ? कबीले पे सैनिकों ने क्या हुआ? सरदार शब्द का इस्तेमाल हुआ। सरदार क्या होता था? वहाँ का राजा होता था, और उसी के हिसाब से सारे कार्य वो करता था। क्या इसका आधार था? इसका आधार सामाजिक सहमति नहीं थी, ध्यान रखिएगा। इसका आधार क्या था? इसका आधार राजनीतिक सहमति थी। इसने अटैक करके लोगों को पहले अधिकार कर लिया था, राजनीतिक अधिकार के रूप में इसने क्या किया था? अटैक किया था, और सबको एक साथ उसने जोड़ दिया था। तब इसके साथ सामाजिकता जुड़ रही है। तब समाज कह रहा है कि हमारे जो कुल की रक्षा, हमारे जो राष्ट्र की रक्षा, हमारे जो संप्रदाय की रक्षा कौन कर सकता है? राजा कर सकता है। और राजा कैसे करेगा? राजा अपने के राज्य का निर्माण के माध्यम से ही, जैसे राजा बनेगा वैसे क्या होगा? राज्य का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से राजा के प्रति देखिए समाज की क्या भूमिका है। जैसे क्या कहते हैं, राजा के प्रति क्या होगा? राजा के प्रति यहाँ भक्ति, राजा के प्रति यहाँ भक्ति, निष्ठा की भावना का क्या होगा? भावना का यहाँ पे जन्म हो जाए। क्योंकि जब तक उसी सत्ता को आप संभाल सकते हैं, जब तक आपके अंदर भक्ति का भाव, आपके अंदर निष्ठा का भाव, ये भाव अगर नहीं पाया जाता है, तब तक आप उस राजा को मान्यता नहीं मिल पाती है। इतनी सामाजिक मान्यता को अगर आप देखेंगे तो भक्ति और निष्ठा के माध्यम से क्या कहते हैं, उसको सामाजिक मान्यता मिल जाती है, जिसकी वजह से राज्य की उत्पत्ति में एक सहायक पक्ष के रूप में शक्ति को भी स्वीकार किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा, क्या नाम है, युद्ध से राजा का जन्म होता है। युद्ध से राजा का जन्म होता है। वार बिगेट्स द किंग। ये कहता युद्ध से राजा का जन्म होता है। क्यों? और जब युद्ध से राजा का जन्म होगा, राजा का जन्म का मतलब क्या है? राज्य का जन्म। ध्यान रखिएगा। देखिए, हम अगला इसी क्रम में जब पढ़ते हैं, हम पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, यहाँ पे जो राज्य की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिकल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इनमें जो विचारक इनके जो बात करते हैं, जैसे प्लेटो कहेंगे, प्लेटो हुए, मैकियावेली हुए, हॉब्स हुए, लॉक हुए, एडम स्मिथ हुए और मॉन्टेस्क्यू हुए। ये सारे लोग क्या करते हैं? ये लोग बताते हैं कि आर्थिक तत्वों के आधार पर ही क्या कहते हैं, इस राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य की परिस्थितियाँ बनी हैं। कार्ल मार्क्स तो बहुत आगे तक निकल जाते हैं। कार्ल मार्क्स और एंजल्स भी इस बात पर चर्चा करते हैं। अभी मैं बताऊंगा उनको। एंजल्स भी इस बात की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, उसका एकमात्र कारण जो है वह क्या कहते हैं, आर्थिक संघर्ष या आर्थिक गतिविधियों कारण जो संघर्ष उत्पन्न हुआ है, उसकी वजह से ऐसी समस्याएं पैदा हुई।
कुछ जो राजनीतिक विचारक हैं उनको क्या कहते हैं, 4 पार्ट्स में बांटते हैं। इन पार्ट्स के माध्यम से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये व्यवस्थाएं चली। देखिए, इसको 4 फेजेज मानते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। देखिए, 4 जब उसकी कैटेगरी में बांट के देखते हैं तो वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड आज हमारे पास एक्चुअली उस तरह का हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। देखिए, पहला जो स्टेज आपका था ये क्या था कि आखेट करने का आदिम युग की अवस्था थी। आखेट यहाँ पे हुआ करता था। दूसरे में देखेंगे, देखिए पैसा आता कहाँ से, मेरा मतलब इससे है, आखेट का था वहाँ पे, किस तरह जीवन यापन कर रहा है, आदिम काल से मनुष्य किस तरह जीवन यापन कर रहा है। दूसरे में क्या था कि पशुपालन की व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी उसने। तीसरे में क्या कहते हैं, कृषि का कार्य शुरू कर दिया था। और चौथे में उसने क्या किया था, औद्योगिकीकरण का विकास हुआ था। अगर अब आप इसको थोड़ा सा आप बेहतर उसमें देखना चाहेंगे, आखेट की व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो आप चले जाइए बहुत प्राचीन काल में। पशुपालन में आप आ जाइए 15वीं 16वीं तक आप चले आइए, फिर आप चले आइए 17वीं 18वीं शताब्दी में चले आइए, फिर आप वर्तमान समय में चले आइए। अगर आपको कैटेगराइज में बांटना है तो आप इस तरह बांट लीजिए। आप यहाँ चले आइए, बहुत प्राचीन काल के समय में चले जा रहे हैं। यहाँ वाले काल को आप 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास रखिए, यहाँ 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास रखिए, और हम वर्तमान में रखिए, आप 21वीं सदी में आप आ जाइए। अगर आप इस व्यवस्था को देखेंगे, देखिए पहले वाले जो आखेट करते थे ये क्या था, ये शिकारी जीवन जीते थे। इनके पास केवल शिकार मिल जाता था, उसको भूना खा लिया, क्योंकि आग का आविष्कार धीरे धीरे होता, कच्चे मांस को इन्होंने भून के खाना शुरू कर दिया था। ये आग की उत्पत्ति के पहले का भी सिद्धांत है, कुछ समय बाद तक चला। लेकिन जब क्या नाम है, पशुपालन की व्यवस्था, अभी भी देखिए खाना बदोश जीवन जी रहे हैं। पशुपालन की व्यवस्था में क्या था, भेड़ हुए, बकरियां हुए, इनको लेके एक साथ वो यात्रा करते थे और कहीं कहीं पर झुंड बना के बैठ जाते थे। वहां पे क्या कहते हैं, वो लोग 1 आध दिन 2 दिन रुकते थे, उसके बाद पुनः वहां से उठाते थे सारी व्यवस्था, फिर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन यहाँ से क्या था कि पशुओं के माध्यम से इन्होंने जो आखेट के माध्यम से जो वो खाया करते थे उसको उन्होंने छोड़ के, क्योंकि पशुओं के लिए अनाज, कहीं ना कहीं घास की, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होने लगी थी, तो एक दिमाग में उनकी कॉन्सेप्ट आने लगा था, क्योंकि पशुओं के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ था। पशुओं के साथ करीब से जुड़ा हुआ, जैसे आप बंदर को मामा कहते हैं, तो ये आज नहीं कहा जा रहा है, ये प्राचीन समय से चला रहा है, क्योंकि उसको हम उसके साथ जोड़ के देख रहे थे, फैमिली मेम्बर्स की तरह जोड़ के देख रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे फिर विकास हुआ, फिर ये हुआ कि जब पशुओं के लिए चारा की जब आवश्यकता पड़ी, तो क्यों ना हम ऐसी जगह पे जहाँ पे चारा होता वहीं पर रुका जाए। तो जहाँ पे उनको क्षेत्र जब मिल गया चारे वाला, तो क्या हुआ, रुक के वहाँ पर उनको भोजन की व्यवस्था वो कराने लगे। और जब भोजन की व्यवस्था रुक के कराने लगे तो इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर रहने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दी। और जैसे रहने के लिए व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया, देखिए पशुपालन में क्या था, पशुपालन को क्या दिया, पशुपालन को ऑर्गेनाइजेशन, पशुपालन को संगठित रहने का एक कॉन्सेप्ट दिया। ध्यान रखिएगा, संगठन में रहने का कॉन्सेप्ट दिया। क्यों, ये बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, जो जानवर ये पालते थे, लोग क्या होता था, तो बाहरी जो जानवर शेर या चीते जो हुआ करते थे, इनको लेके भाग जाया करते थे। तो उनसे रक्षा करने के लिए क्या हुआ कि लोग एक स्ट्रक्चर बना के, एक संगठित समूह में रह के क्या हुआ, पशुओं को सुरक्षा करते थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, वहाँ से क्या क्या सुरक्षा का भाव जागृत हो गया। अब देखिए कृषि वाले में क्या हुआ कि अब आपने यहाँ पे मकान बनाना शुरू कर दिया, और जानवरों के रहने खाने के लिए व्यवस्था आपने शुरू कर दिया। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक स्थायित्व आपके अंदर आ गया, स्थायित्व का जन्म हुआ। ध्यान से देखिएगा, स्थायित्व का यहाँ पे जन्म हो रहा, और स्थायित्व का जैसे जन्म होगा तो क्या होगा, आपकी सभ्यता बढ़ेगी। एक सभ्यता क्या होगी, आपकी पनपेगी, एक सभ्यता का जन्म होगा। और जब सभ्यता का जन्म होगा तो सभ्यता में क्या होता है कि सभ्यता जब आपकी बढ़ती है तो आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, तमाम सारी चीज़ें आती हैं। और इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, पैसा ही सब कुछ है यहाँ पे। और जैसे संपत्ति आती है, संपत्ति जैसे आपके पास आएगी, तुरंत आपके मन में क्या आएगा, तुरंत आपके मन में संपत्ति से सुरक्षा का भाव आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास संपत्ति होगी तो जलने वाले आपके पास बहुत होंगे। अब और जैसे जलने वालों की संख्या बढ़ेगी तो इस संपत्ति से सुरक्षा कौन करे, और जैसे इस संपत्ति में सुरक्षा का भाव आता है, तुरंत आप क्या करते हैं, एक कोई नई व्यवस्था की आप मांग करते हैं, नई व्यवस्था की मांग करते हैं, नए कानून की मांग करते हैं, नए व्यक्ति की खोज करते हैं कि जो हमारी इस संपत्ति की रक्षा कर सके। तब क्या होता है, तब हमारे कानून, न्यायालय, तमाम सारी जैसी संस्थाएं जो होती हैं क्या होती हैं, जन्म लेती हैं। और ये संस्थाएं क्यों जन्म लेती हैं, इन संस्थाओं का रूप कहाँ पे, इन संस्थाओं का रूप राज्य में है।
राज्य में संस्थाएं जन्म लेती हैं। क्यों? क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा करना, आपकी सुरक्षा व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब एक और बचा हुआ था आपका कि औद्योगिक वाला जैसे आपका ये बन के आता है, तो आप देखेंगे वर्तमान समय में, आज के वर्तमान समय में देखेंगे आप, जो आपका आर्थिक जीवन है, इकोनॉमिकल जो आपकी लाइफ है, इस विशाल लाइफ में देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय राज्यों का एक कॉन्सेप्ट आ गया, राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हो गया। इन राष्ट्रीय राज्यों के जन्म होने से क्या हुआ? हमने आर्थिक विकास पकड़ा है, आर्थिक विकास पकड़ा है। राज्यों की संकल्पना क्या हुई? और मजबूत हुई है। इनसे मजबूत होने से क्या हुआ कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी उसमें क्या हुआ? परिवर्तनशीलता आई। और परिवर्तनशीलता के बाद क्या हुआ? जो राज्य की थी, राज्य अपनी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अब जाने लगा, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अपना प्रभाव स्पष्ट करने लगा। अर्थात अब जो राज्य की, जो हम जानते हैं कैसे राज्य आर्थिक रूप में कितना मजबूत है, उसकी मजबूती से हम राज्य की मजबूती को क्या करते हैं? देखने लगे। तो हम यह कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो आर्थिक गतिविधियां थी, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी, ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि वो चाहे आदिम काल में रही हो और चाहे वर्तमान काल में और वर्तमान समय में औद्योगिक जगत की रही हो, ये सभी लोग क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे थे। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक नया क्या कहते हैं आपका कॉन्सेप्ट फिर आता है, और वो होता है क्या? राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्शियस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना देखिए आती है, ये किस प्रकार विस्तृत इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की जो हम बात कर रहे हैं, जब हमने बताया कि जब कृषि की स्थापना हो चुकी थी, कृषि की बात हम कर दिए थे, औद्योगिक की बात हमने कर दी थी। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब हमारी संपत्ति जब हमारे पास आ गई थी, इस संपत्ति की सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। सुरक्षा ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि सुरक्षा कैसे करे, कौन सी संस्था सुरक्षा करे, और सुरक्षा करने का जैसे विचार आपके मन में आता, ध्यान दीजिएगा, दर्शन नहीं है, जैसे आपके मन में विचार आता है, विचार का मतलब क्या है कि आप चेतना आपके अंदर जागृत हो गई है। क्यों? खानाबदोश में नहीं था, कबीलाई व्यवस्था में नहीं था, लेकिन व्यवस्था कब आई? जब आपके पास पैसा आया, तब आपने सोचना शुरू कर दिया कि यार कुछ तो इसमें गड़बड़ है, ये कैसे बेहतर बन पाए। तो उस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या करता? आप संस्थाओं की चर्चा करते हैं, कुछ संस्थाओं के निर्माण की चर्चा करते हैं, कुछ कानूनों की मांग करते हैं, और जैसे वो कानूनों की आप चर्चा करते हैं, क्या करते हैं? आप राज्य का क्या करता है? उदय हो जाता है। कैसे होता है उदय? जैसे आप उन असुरक्षा की भावना जैसे आपके अंदर आएगी, वह पैदा होने का सबसे बड़ा, और एक आपके दिमाग में आए कहीं मेरी चीज़ें हड़प न ले। हड़पने से बचने के लिए क्या करते हैं आप? इसकी नई संस्था, नई कोई व्यवस्था की आप क्या करते हैं? मांग करते हैं। और ये हड़पने की जो व्यवस्था जा रही है क्या है? ये आपकी आत्म चेतना है, और चेतना के कारण ये उत्पन्न हो रही है। आप चाहते हैं कि शासन हो, अनुशासन हो, युद्ध हो, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? एक राजनीतिक संगठन के माध्यम से इनको क्या किया जाए? मैनेज किया जाए। इनको क्या किया जाए? इनमें एक बैलेंस की भावना की जाए, बैलेंस रखने का प्रयास किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा राज्य के विकास की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जैसे क्या नाम, उन अवस्थाओं की आप चर्चा करते हैं। एक आपका कबायली राज्य, नंबर 2 आपका प्राच्य साम्राज्य, नंबर 3 यूनानी नगर राज्य, नंबर 4 रोमन साम्राज्य, नंबर 5 सामंती राज्य, 5 आधुनिक राज्य, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक राज्य, और उपनिवेश साम्राज्य। ये क्या था? ये बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो भी व्यवस्था आ रही है, व्यवस्था कैसे आ रही है? इस व्यवस्था में जब हमारी चेतना का विकास हुआ तो ये व्यवस्था आई, इसमें चेतना का विकास, ये जितने भी क्रमिक जो हैं, जो नगर राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सभी क्या है? ये सभी चेतना की वजह से उत्पन्न हुए हैं। चेतना के स्वरूप ही क्या कहते हैं? इनका निर्माण हुआ है।
इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शासन और कानून का जो जन्म हुआ है वो क्या है, राज्य को मूर्त रूप के सामने आया। शासन और कानून के माध्यम से जो जन्म हुआ है शासन और कानून का, उससे क्या हुआ, राज्य जो है वो मूर्त रूप में क्या हुआ, आपके समक्ष जन्म हुआ है। वर्तमान समय में भी अगर आप चर्चा करेंगे, जो राजनीतिक चेतना जो है तो राज्य के विकास में सक्रिय है, और इसी चेतनावश मानव जाति का विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में सोचा जाने लगा। क्या है कि मानव जाति जो है वो चेतना के कारण मानव जाति क्या करती है, विश्व राज्य की कल्पना कर रही है, विश्व राज्य की स्थापना की विकास की बात कर रही है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट वो कैसे आया, ये आत्म चेतना और आत्म मंथन के पश्चात इस तरह के विचार आए। तो राजनीति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विकासवादी सिद्धांत है, उसने इतने सारे तर्कों के माध्यम से क्या किया, एक सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किन माध्यम से यह व्यवस्थाएं लागू हुई हैं। क्या कहते हैं, आज का जो हमारा विषय था राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, उस पर हमने चर्चा की। और अगर निष्कर्ष रूप में अगर आप देखेंगे कि क्या यह जो सर्वमान्य इसे सिद्ध स्वीकार किया जा सकता है, एग्जैक्टली आप यह सर्वमान्य परिभाषा है, इसे ही स्वीकार किया जाता है और यही माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विकासवादी सिद्धांत है, इसकी अपनी एक महती भूमिका है। और उसने राज्य के निर्माण के जिन तत्वों की बात की है, जो एक पूरी व्यवस्था बताई है, जो सिस्टमैटिक जो क्रमिक विकास बताया है, वही सबसे बेहतर है और वही सबसे उत्तम है। वो बताता है कि यह जो व्यवस्था में जो रक्त के संबंध की चर्चा करता है, मानव के स्वाभाविक प्रवृत्तियों की जिनकी चर्चा करता है, वो इवन यहाँ तक कि धर्म और शक्ति की जो बात करता है, और खास लास्ट में जब वो कहता है कि राजनीतिक चेतना की जो बात करता है, ये सारे जो पहलू थे, इसने राज्य की उत्पत्ति में क्या है, एक क्रमिक विकास के लिए एक महती भूमिका का निर्वहन किया। अब इसे नकार नहीं सकते, इसलिए नहीं नकार सकते, क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्या किया, ये बढ़ता चला गया है। आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आप समझ गए होंगे आर्थिक गतिविधियां कितनी इंपॉर्टेंट थी उस प्राचीन काल में, जब वो कबीलाई जीवन जी रहा था, जब उसने पशुओं को पालना शुरू किया, और जब उसने क्या नाम है कृषि का काम शुरू किया, उसके बाद जब उद्योग का काम शुरू किया, तो जो संपत्ति आई, उस संपत्ति में जो सुरक्षा का भाव जो आया, उस सुरक्षा के भाव से जो राजनीतिक चेतना का जो विकास हुआ है, उस राजनीतिक चेतना का ही परिणाम क्या था, उन कानूनों, उन न्यायालयों की जो स्थापना हुई, वही क्या था, राज्य के रूप में उत्पन्न हुए, वही राज्य के रूप में बन के आए। तो इसलिए क्या नाम है, राज्य के विकास में यह इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और इसने क्या कहते हैं, यह सर्वमान्य परिभाषा, इसलिए इसको क्रमिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत या क्या कहते हैं, इसको हम ऐतिहासिक सिद्धांत, इन जो सिद्धांतों के हम नाम देते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर आप चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाता है या इसे वैज्ञानिक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, तो वैज्ञानिक सिद्धांत इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि जिन तर्कों के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया है, वो सारे तर्कों को इंक्लूड करते हुए अपने आंसर राइटिंग को अगर आप करेंगे तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। तो मित्रों, आज के लेक्चर में मेरा इतना ही, और इस प्रकार हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। मैं कुछ आपको स्लाइड्स के माध्यम से आपको कुछ उसमें किताबें, कुछ जो इंपॉर्टेंस उसके समर्थक थे, जो समर्थक लोग थे, उसमें कुछ बातें कही गई थी, कुछ स्टेटमेंट्स उसमें हैं, कुछ किताबों के नाम हैं, वो आपको एक स्लाइड्स में मैं चाहूँगा कि वो आपको मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका शेयर करूँगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।